नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दुनिया आर्थिक मंदी की आशंका से डरी हुई है। दुनिया के दो हिस्सों में चल रही भीषण जंग से मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाला यूरोप इन दिनों पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीने में जिस तरह से यूरोप की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, वो मंदी की आशंका को और ज्यादा बढ़ा रहा है। दरअसल चिंता ये है कि कहीं यूरोप की गिरती अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को अपनी चपेट में न ले ले। भारत के लिए चिंता ये है कि अभी तक तो उसने किसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को मंदी की मार से बचा रखा है, लेकिन रूस और यूक्रेन और इसी के साथ इजराइल हमास की जंग का असर भारत की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से इसके ऊपर पड़ा है। डर है कि युद्ध लंबा चला तो तेजी से मजबूत होती भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखें। दुनिया के दो मोर्चों पर भीषण जंग चल रही है। पिछले 21 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो अब इजराइल और हमास के बीच जंग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट ला दिया है। इन दो युद्धों ने दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ला दिया है, तो दुनिया पर आर्थिक मंदी का संकट भी छा गया है। इन सब के बीच आधुनिक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाला यूरोप इन दिनों पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले कई महीनों से यूरोप की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। सबसे बड़ी यूरोपीय अर्थव्यवस्था जर्मनी तो आधिकारिक तौर पर मंदी का शिकार बन चुकी है। अब वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। ताजे आर्थिक आंकड़े इस बात का संकेत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में इन दिनों वस्तुओं की मांग की हालत बहुत खराब हो गई है। इस महीने यूरोप में कारोबारी गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। इसका असर S&P ग्लोबल के द्वारा तैयार किए जाने वाले PMI आंकड़ों पर पड़ा है। S&P ग्लोबल के द्वारा HCOB यूरोजोन कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर में कम होकर 46.5 पर आ गया है। S&P के द्वारा तैयार किए जाने वाले कंपोजिट PMI को इकोनॉमी की ओवरऑल सेहत मापने का पैमाना माना जाता है। एक महीने पहले सितंबर में यूरोप का कंपोजिट PMI 47.2 रहा था। अक्टूबर महीने में 46.5 PMI नवंबर 2020 के बाद सबसे कम है। मतलब यूरोप में आर्थिक गतिविधियां करीब 3 साल में सबसे निचले स्तर पर हैं। यूरोप के अभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर में काफी नरमी देखी जा रही है। सर्विस सेक्टर का PMI सितंबर के 48.7 से कम होकर अक्टूबर में 47.8 पर आ गया है। ये 32 महीने का सबसे निचला स्तर है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग PMI अक्टूबर में 43 पर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI लगातार 16वें महीने नेगेटिव जोन में है। 50 से ज्यादा PMI ग्रोथ का संकेत है। PMI का 50 से कम होने का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है। अभी यूरोजोन में 20 देशों की हिस्सेदारी है। पिछली तिमाही में यूरोजोन की अर्थव्यवस्था लगभग स्थिर रही थी। इसके बाद इस तिमाही में भी यूरोप की अर्थव्यवस्था स्थिर रहने की आशंका है। नवंबर 2020 के समय जब यूरोप के कंपोजिट PMI में इस तरह की गिरावट आई थी, उस समय दुनिया कोविड-19 महामारी की चपेट में थी। ऐसे में अगर महामारी को छोड़ दें तो कंपोजिट PMI के लिए ये मार्च 2013 के बाद का सबसे खराब स्तर है। यूरोप की अर्थव्यवस्था के बारे में अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि कहीं यूरोप की गिरती अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ना ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट APN। देखिए, निश्चित है डर तो कहीं ना कहीं है कि यूरोप की गिरती हुई अर्थव्यवस्था कहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ना ले ले, और भारत के लिए भी ये जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। समझने की कोशिश करेंगे कि भारत पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। सर, बहुत स्वागत है आपका। अश्वनी राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री है। अश्वनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्वनी जी, इस खास कार्यक्रम
कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं सर। जिस तरह से कहा जा रहा है, देखिए यूरोप की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, ये वाकई क्या पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और लगता है कि भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से क्या है कि कहीं पर भी विश्व में कुछ भी संकट आता है तो उसका असर उन देशों पर पड़ता है जो देश आपस में व्यवहार करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से यूरोप के साथ हमारा अच्छा व्यापार है, हम वहां एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, तो उसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। क्या है कि यूरोप पहले से ही इस आर्थिक मंदी से जूझ रहा था और उसके बाद से जब से ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ और उसमें नाटो ने, जिसे कहना है बेगानी शादी में दूल्हा, उसी प्रकार से उन्होंने रोल प्ले करना शुरू किया। उनका ध्यान अपने देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा जो है वो युद्ध फोकस हो गया, यानी उनको सपोर्ट करना। तो हम पहले से ही अगर कहीं फंसे हुए हैं और उसके बाद हम युद्ध में चले जाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश होना निश्चित है। तो वही हुआ। तो इसके कारण वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इस यूरोपीय अर्थव्यवस्था का। तो उसका असर निश्चित रूप से भारत पर पड़ेगा और भारत का जो एक्सपोर्ट है और वहां जो पेमेंट्स अगर फंसी है तो उसके ऊपर बहुत निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। सरकार को मुझे लगता है इस चीज के लिए कुछ ना कुछ बी प्लान बनाकर तैयार रखना चाहिए कि यानी अगर यूरोप में कुछ हमारा एक्सपोर्ट होता है, वहां डिमांड नहीं है तो किसी और देश में जहां भेज सकते हैं, ताकि अगर एक्सपोर्ट बंद होता है तो यहाँ जो यूनिट है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। वो सिर्फ यूनिट ही बंद नहीं होते, रिक्रूटमेंट पर उनकी जो बेरोजगारी बढ़ती है, बैंकों का जो लोन है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो कुल मिला के सभी चीजें इफेक्ट होती हैं। तो इसलिए अभी तक मामला जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन सरकार मुझे लगता है उसके ऊपर काम कर रही है और तरीके से भी काम कर रहे हैं ताकि वो जो चेन है, सप्लाई चेन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, वो जो प्रभावित ना हो। क्योंकि कोई भी चीज जब कम होती है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी अगर सप्लाई कम होगी तो उसका रेट भी देश में भी बढ़ेगा। तो और जो देश में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाहर से मंगाकर असेंबलिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी पड़ता है। तो कुल मिला के पूरी अर्थव्यवस्था उससे इफेक्टेड हो सकती है। और अभी ये चाइना के साथ जो हो रहा है वो एक और बड़ा चिंता का कारण है कि देखिए पिछले कुछ समय से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाइना से जो लोग हैं चाइना के बाहर, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वहां से निकालना शुरू कर दिया है। चाइना का इफेक्ट भी जो है वो कई जगह पर उसका असर पड़ेगा, लेकिन ये भारत के लिए एक अच्छा हो सकता है कि वो जो इन्वेस्टर चाइना से निकल रहे हैं, जो अपना पैसा निकाल कर उन्होंने पिछले ही कुछ समय में बहुत बड़ी मात्रा में वहां से अपना पैसा निकाला है, वो भारत में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और सरकार उनके साथ टाई अप करती है, तो वो कम से कम भारत के लिए एक अच्छी स्थिति हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी किस तरह के हालात हैं और आगे किस तरह के हालात हो सकते हैं? प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। करोड़ी सिंह जी, किस तरह से इसे देखते हैं और ये कितना चिंता का विषय भारत के लिए आने वाले वक्त में हो सकता है? अभी जिस तरह से राणा जी कह रहे थे कि देखिए हालात अभी स्थिर हैं, लेकिन खराब ना हो जाए इसके लिए बहुत ज्यादा संजीदा तरीके से कदम उठाने की जरूरत है। क्या वाकई आपको लगता है कि हालात फिलहाल स्थिर है, लेकिन अगर यही हालात रहे इंटरनेशनल लेवल पे, इसी तरह से युद्ध होते रहे, तो दिक्कतें आने वाले वक्त में भारत को भी होगी? जी प्रोफेसर करोड़ी जी, चलिए लग रहा है वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाई है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन राणा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए ये तो आशंका जताई जा ही रही थी कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो भी भारत को असर पड़ा, लेकिन अब जब ये इजराइल और फिलिस्तीन का हो रहा है तो ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच में भी अब भारत को इससे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर भी है, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होना पड़ेगा, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल, अभी देखिए अभी भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चला और इसमें और दूसरे देश भी शामिल हो गए डायरेक्टली, अभी इनडायरेक्टली वो शामिल है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर भी अटैक और वो सारी जो चीजें हैं वो सारी प्रभावित होंगी। तो वो एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी होगी। वैसा होना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं
ये युद्ध जो है जिस तरह से जितनी सी जल्दी अगर ये रुक जाता है, क्योंकि इसके कारण हमारी भी एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात चल रही थी वहां से निकलने के लिए, तो वो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो उसका असर पड़ेगा तो यानी वो पूरी जो चेन है जो डेवलपमेंट की वो रुकती है, और जो प्रोजेक्ट इजराइल में इंडिया के जो चल रहे हैं, जो इन्वेस्ट इंडिया के लोगों ने कर रखा है, उसका भी असर पड़ेगा। तो कोई भी जो चेन है कहीं पर भी अगर वो रुकती है तो उसका नुकसान जो है सभी लोगों को होता है जो जो उसके अंदर शामिल है। तो वो एक बहुत खतरे की घंटी है। इसलिए भगवान से तो हमारी यही प्रार्थना है कि जल्दी समाप्त हो जाए तो वही अच्छा है, और बाकी और भी देश इसमें कूदे तो बहुत ही भयानक स्थिति जो है विश्व में होने वाली है। ठीक है। इन सबके बीच करोड़ी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अर्थव्यवस्था को आकार देने वाला यूरोप इन दिनों किस तरह से पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, ये हम सभी के सामने है। पिछले कई महीनों से यूरोप की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है और सबसे बड़ी यूरोपीय अर्थव्यवस्था जर्मनी तो आधिकारिक तौर पर मंदी का शिकार बन चुकी है। अब ऐसे में जब यूरोप की बात कर रहे हैं तो क्या नहीं लगता है कि इसमें पूरे देश की बात करनी चाहिए और पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी आने वाले वक्त में इससे प्रभावित हो सकती है, जिस बात का जिक्र अभी राणा जी कर रहे थे? करोड़ी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी, बताइए। अच्छा नेहा जी, आपने यूरोप की अर्थव्यवस्था में मंदी की बात कही। ये आज से कुछ सालों से पहले पेंडेमिक, फिर यूक्रेन का संकट और अब जो अरब इजराइल वाला संकट है, एक तो जो दिख रहा है, तो ये कारण है। दूसरा ये है कि पेंडेमिक से लेके आज तक सैनिक खर्चे में दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ा है। आज इस वर्ष जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है 2.2 ट्रिलियन डॉलर है, और वो खर्चा बढ़ रहा है। वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जितना जनरेट करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, और उससे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, तो लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है। दूसरी तरफ गरीबी है वो निरंतर रूप से बढ़ रही है, क्योंककि पिछले 2 दशक से लग रहा था कि गरीबी घट रही है दुनिया में, लेकिन गरीबी अब बढ़ रही है और लगभग 165 मिलियन लोग गरीबी में वापस धकेल दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कहना है कि 2030 तक 600 मिलियन लोग हैं वो भूखमरी के शिकार रहेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वो जो विकास के लक्ष्य तय किए हैं 17, उनका अभी जो रिव्यू किया है, उनका ये कहना है कि 15% लक्ष्य हैं, उनके टारगेट हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो सही दिशा में जा रहे हैं। वो 15% केवल, बाकी 48% हैं वो ऑफ ट्रैक हैं, वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, और इसके अलावा 37% हैं वो स्टेगनेट हैं। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था, केवल यूरोप नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक खराब स्थिति में जा रही है। क्योंकि अगर आपको रिसेशन से बचना है तो रोजगार सृजन करना पड़ेगा। रोजगार सृजन करोगे, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो अच्छी व्यवस्था होगी, आपकी रिसेशन से आप निकल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी जो एक दुष्चक्र शुरू हो गया है अर्थव्यवस्था का, इससे कैसे निकला जाए? तो जो विश्व का नेतृत्व है, जो अपेक्स लेवल ऊपर के लेवल पे, मुझे लगता है कि वो इस दिशा में अभी कोई चिंतन मनन नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ बार बार कह रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई नहीं सुनता है, इनअफेक्टिव हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो सब देशों का एक समूह है, उसको कुछ करना चाहिए, बार बार वो निर्देश दे रहा है, लेकिन उसके भी अब अरब इजराइल युद्ध के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने चीफ ने जो कुछ कहा, शांति स्थापना की बात की, युद्ध विराम की बात की, उसकी इजराइल आलोचना कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसा नहीं करना चाहिए। इजराइल के साथ अमेरिका है, ब्रिटेन है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई सर्वमान्य कोई विचार नहीं बन रहा है जिससे अर्थव्यवस्था को निकालने की दिशा में कुछ कदम होगा। और अगर यह हालात रहा तो शेयर के भाव और गिरेंगे, तो अर्थव्यवस्था और कमजोर होगी।
तो इससे एक दुष्चक्र शुरू हो गया है न्याय जी, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बहुत समझदारी से, केवल एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री नहीं कर सकते, जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको आगे बढ़ना चाहिए। केवल अर्थशास्त्रियों की सलाह दी है तो उसको कौन मानेगा? आज का राजनेता मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने भू राजनीतिक हित हैं और सामरिक हित हैं, उनसे निर्देशित हो रहा है, अर्थव्यवस्था के अच्छे मापदंडों से निर्देशित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे निकला जाए, ये एक बहुत ही शोचनीय बात है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। और मैं राणा जी का रुख करूंगी। राणा जी, जिस बात का जिक्र अभी करोड़ी जी कर रहे थे, उन्होंने वस्तुओं की मांग का भी जिक्र किया कि मांग की जो हालत है वो बहुत खराब है, वस्तुओं की डिमांड नहीं हो पा रही है। और इस महीने यूरोप में कारोबारी गतिविधियों में भी भारी गिरावट आई है। इसका असर S&P ग्लोबल के द्वारा तैयार किए जाने वाले PMI आंकड़ों पर भी पड़ा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब मांग नहीं होगी, डिमांड ही नहीं है वस्तुओं की, तो कैसे कहीं ना कहीं मार्केट चलेगी, कैसे पैसा आएगा, कैसे आगे चीजें होगी, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है सर। और इसके लिए अब क्या लगता है यूरोप को क्या करना चाहिए और भारत इससे इफेक्ट ना हो? जैसा कि अभी करोड़ी जी ने कहा कि राजनीतिक लोगों को भी आगे आना चाहिए और इस पर बहुत ही बेहतर तरीके से रणनीति बनाने की जरूरत है। उस और भी मुझे लगता है आपको प्रकाश डालने की जरूरत है कि वहां उस लेवल पर भारत की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था बहुत हद तक यहाँ पर प्रभावित ना हो। बिल्कुल, करोड़ी जी ने भी जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि विश्व में ऐसा नेतृत्व जो सबको एक्सेप्टेबल हो, ऐसा अभी कोई नजर नहीं आता। अगर कुछ आता भी है, मान लो अमेरिका जो है उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, ये वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो वहां पर भी उनके कुछ निजी स्वार्थ छुपे रहते हैं, ताकि वो उन देशों को सपोर्ट करते हैं ताकि उनका जो भी सैन्य सामान है वो ज्यादा से ज्यादा खप सके। रशिया और यूक्रेन वार में भी उनका जो फोकस वही रहा, लेकिन वहीं पर भारत की जो सोच है वो एक अलग सोच है। तो इसके कारण से भारत उस ढंग से नहीं सोचता। भारत सोचता है कि जो भी लोग फंसे हैं उनको उसमें से किस प्रकार से निकाला जा सके, ताकि जो भारत लेना चाहता है विश्व से, देशों से, वो भी भारत को मिलता रहे और जो बाकी जगह डिमांड है वो भारत उसको अच्छी तरह से उनको सप्लाई कर सके। तो इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल और हमास का युद्ध हो, उसमें भारत की एक अलग से भूमिका विश्व में नजर आती है। तो भारत की सोच चलिए अलग है, तो इसलिए भारत सरकार भी मुझे लगता है उस सारे मसले पर जो है इस प्रकार से सोच रही है और इसी कारण से अभी तक बचे हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ निश्चित रूप से, करोड़ी जी ने जैसे कहा कि आज वो डिफेंस सा हो गया, उसका कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। तो इसलिए सब देशों को अपने अपने तरीके से जो है वो सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि भारत के लिए चिंता यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और अभी 2 दिन पहले भी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भी 2030 तक हम कहाँ पहुंचेंगे, वो जो वर्ल्ड की जो एजेंसी की रिपोर्ट है, तो वो जो है वो अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है भारत की, वो रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए भारत की सरकार जो है वो लोग लगे हैं। और करोड़ी जी का मानना ठीक है कि अर्थशास्त्रियों की कोई सुनता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीतिक लोग जो है वो अगर वो बैलेंस बनाकर चलते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के पहल के लिए, अर्थव्यवस्था को ठीक सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और वो मिलकर जो अगर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम भारत इस जो पूरी वैश्विक मंदी की ओर जाता हुआ विश्व है उससे बचकर निकल सकता है। और भारत ये भी चाहेगा कि बाकी भी जो देश हैं वो उसमें ना फंसे, क्योंकि वो फंसेंगे तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है भारत पर भी आएगा। बिल्कुल, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट भारत पर भी आएगा। एक बार करोड़ी जी का मैं फिर से रुक कर लेती हूँ। करोड़ी जी, अब आपने जिस बात का जिक्र किया था कि राजनीतिक लोगों को आगे आना चाहिए, इस पर रणनीति बनानी चाहिए, आप बताइए कि क्या ऐसी रणनीति हो सकती है जिससे कि यूरोप का असर भारत पर ना पड़े? वैसे तो राणा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपका नजरिया भी सर यहाँ पे जानना चाहेंगे।
चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। लेकिन राणा जी, जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना काल के बाद वापसी कमबैक किया भारतीय अर्थव्यवस्था ने, एक चुनौतियों का कई सामना करना पड़े, काफी चुनौतियां आई। उन चुनौतियों से बखूबी निपटने की कोशिश भारत की सरकार ने की, लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोशिश यही की कि आर्थिक तौर पर जो भारत है उसको एक बार फिर से मजबूती मिली। इस दौर में जब भारत फिर से आया है, उसमें एक टाइम लगा है, एक लंबा टाइम लगा है, और फिर अगर इस तरह की एक दिक्कतें सामने खड़ी होगी मुंह बाहें, तो क्या लगता है कि सीधे सीधे जो लोग हैं उससे वो भी प्रभावित होंगे। रोजगार पर किस तरह का असर पड़ सकता है, नौकरियों पर किस तरह का असर पड़ सकता है अगर आर्थिक मंदी आती है, वैश्विक मंदी आती है तो? देखिए, क्या है कि भारत सरकार, मुझे लगता है कि जो मैंने शुरू में कहा कि बी प्लान पर बात काम कर रही है। बी प्लान यही है कि भाई जहां हम सामान बेचते हैं वहां अगर इफेक्टेड है वो इकोनॉमी, तो उसको हम दूसरे किसी देश में खपा सकें और उसको दिया जा सकता है, उस सारे पे काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार का, और मैंने जो दूसरा चाइना का जो जिक्र किया है, वो भी निश्चित रूप से उसका इफेक्ट होने वाला है, और चाइना की अर्थव्यवस्था भी जो है बहुत लार्ज स्केल पर इफेक्ट होने वाली है। और वो जो चाइना से जो इन्वेस्टमेंट बाहर निकल रहा है और जो लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर रहा है, वहां से उन्होंने जो पैसा निकाला है वो कहीं जेब में या कहीं अनयूज नहीं रखेंगे। तो उनको भी जो दिखता है कि भारत ही एक विश्व में ऐसा देश है कि जो आर्थिक प्रगति कर रहा है, और भारत में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पैसे का रिटर्न भी मिलेगा। और जब भारत में इन्वेस्टमेंट होगी तो निश्चित रूप से रोजगार भी होंगे, और रोजगार होंगे तो आर्थिक विकास होगा। हाँ, अब उसके साथ साथ भारत में भी जो खपत है चीजों की, वो एक बहुत बड़ी है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो दूसरे देश हैं वो भारत को एक मार्केट की तरह यूज कर सकते, लेकिन अब अगर भारत में ही प्रोडक्शन होता है, भारत में ही उसका यूज होता है, तो भी भारत की अर्थव्यवस्था एक अच्छे तरीके से चलती रहेगी, ऐसा हम अपेक्षा कर सकते हैं। जी, चलिए, अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि भारत कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट ना हो, प्रभावित ना हो। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।